नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बताते चले कि इंजीनियर राशिद के वापस आने के बाद आप देखिए जिस तरह से सियासत लगातार गर्मा गई है। इंटरिम बेल पर बाहर है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी और बीजेपी का साथ देने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, उनकी मदद करने वाले लोग 8 अक्टूबर को यहां पर शिकस्त लेंगे और वोट के जरिए कोई बाहर नहीं निकलता है। इस तरह से बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से, कोर्ट के जरिए ही यहां पर आप बाहर निकलते हैं। जिस दिन इंजीनियर राशिद को वापस जाना होगा, मैं खुद उन्हें तिहाड़ जेल तक छोड़ने जाऊंगा। इस तरह से बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से जारी किया गया। बीजेपी से जम्मू कश्मीर को बचाने का मौका यहां पर जनता के पास है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अपनी बात को सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार जो वोट आपने डालना है, यानी कि अगर आप चुनावों में भाग ले रहे हैं तो जम्मू कश्मीर को अगर आपको बचाना है तो आपके पास एक मौका है। और उमर यहां पर मेरे साथ दिल्ली चले, जिस तरह से बयान कल इंजीनियर राशिद की तरफ से जारी किया गया था, उसी पर पलटवार यहां पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से कर दिया गया है। और क्या आप इस जमीन के मालिक हैं या फिर कोई और है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आम लोगों से पूछ रहे हैं, क्या मालिक आप लोग हैं या फिर कोई और? क्योंकि फैसला आप ही को करना है और इसका फैसला किस तरह से आप करते हैं, ये बड़ी बात रहेगी। ये हमारी माँ और बहनों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमेशा से ही अपने बयानों की वजह से सुर्खियां लगातार बटोरते हैं, लेकिन क्या वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे? इंजीनियर राशिद पर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि इससे पहले भी आपने देखा किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों के अंदर इंजीनियर राशिद का नाम संतलित पाया गया था और उसी को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई भी की गई है। लेकिन फिलहाल देखिए किस तरह से आरोप यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये लोग देशभक्त अब कैसे हो गए हैं, ये सवाल खड़ा किया गया है। 370 और 35A की वापसी यहाँ पर होकर ही रहेगी, क्योंकि इसी पर सवाल ज्यादातर आप देखिए इंजीनियर राशिद की तरफ से पूछे जा रहे थे। अब यहाँ पर वोट के जरिए कोई बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ अदालत के जरिए लोग बाहर निकलते हैं। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई हुई है, जमानत उन्हें मिली है, उसी पर कहीं ना कहीं पलटवार उन्होंने किया है इंजीनियर राशिद को लेकर। तो जाहिर तौर पर आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी काफी तरीके से तंज कसने की कोशिश की गई है और नई पीढ़ी यहाँ नए चेहरे को तलाश रही है। इस तरह से बड़ा बयान, कश्मीर समस्या का हल करने का दावा और वकालत यहाँ पर इंजीनियर राशिद की तरफ से की जाती थी। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये सवाल छोड़ रहे हैं कि आज ये लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, देशभक्त किस तरह से हो गए हैं। और उनके साथ ही उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी तीखे शब्दों में आज कड़ा प्रहार किया गया है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इश्तियाक कादरी हैं, प्रवक्ता हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुखविंदर सिंह हैं, प्रवक्ता हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह की सरगर्मी आप देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर, जब से इंजीनियर राशिद वापस आए हैं और जिस तरह से वो अब अपनी बातें सामने रख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से अलग अंदाज में ही इंजीनियर राशिद जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उस बीच में उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अब मैदान में आ गए हैं। सुखविंदर जी, डॉक्टर सुखविंदर जवाब दीजिएगा जी। धन्यवाद मैम। देखिए कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि जो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर का माहौल है और उस माहौल में जो हमारे इंजीनियर राशिद जी को जमानत मिली कि ये कहीं ना कहीं ये इसके पीछे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को जो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो बिल्कुल ये चाहती है कि हमारा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई हमारी जमीन जो है वो जम्मू में नहीं है, कश्मीर में तो है ही नहीं है। उनको ये लग रहा है कि अब जम्मू में किस तरीके से हमें बचना चाहिए और कश्मीर में किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक हम वोटों के थ्रू या ऐसे कुछ उम्मीदवार जो उतारे फील्ड में जो उनका साथ दें फ्यूचर में। तो उन्होंने ये जो कहा कि इस वक्त इंजीनियर राशिद की जो रिहाई है, जमानत है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीतिक कुछ राजनीतिक की मैं समझता हूँ कि जो बू आ रही है, वो मैंने ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा है इंजीनियर राशिद को लेकर, देखिए इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको जम्मू कश्मीर में किसी से डरने की या हड़कंप
की अगर बात की जाए, बहुत सारे विरोधी दल हमारे ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो रहा है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये इंजीनियर रशीद की वजह से बहुत सारी ये चीजें देखनी फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं ये कहीं ना कहीं ये इस चीज को क्लियर कर दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जंग जो है वो 47 से लेकर आज हमारे इश्तियाक कादरी जी, मैनिफेस्टो को आप पढ़ के देखें। वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को डरने की जरूरत नहीं है। 1947 से नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ती आ रही है चुनाव को। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने यहाँ हमें मौका दिया बात कर रखने का, अपनी बात रखने का। मैं सरदार जी से कहना चाहता हूं कि वो माजी की तरफ ध्यान दे, माजी में जाए और देखें 1947 से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इक़्तिदार की खातिर हर बार गठजोड़ ये किया है, इक़्तिदार की खातिर ही वो जी रहे हैं। इक़्तिदार के लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, वो ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। आज जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, तो हमें ये कभी हमें सरकारी एजेंट, दिल्ली का एजेंट कह रहे हैं, ये इनकी ये आज नई बात नहीं, ये पहले भी से ये कहते चले आ रहे हैं। तो और आप देख लीजिए इस बार जो उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे उनकी उमर अब्दुल्ला पर मुझे रहम आता है, क्योंकि जवाल की पहली निशानी ये होती है जब आदमी अक्ल से महरूम हो जाता है। जब से उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन हारा है तब से वो बराबर आउटफिटाक बातें कर रहे हैं। कोई भी उनका कोई भी बयान एक दूसरे बयान से मिलता जुलता नहीं है। आज ये देख लीजिए, अगर वो अच्छे शहरी होते, अगर वो अच्छे इंसान होते, वो कभी ये नहीं चाहते कि एक आदमी, एक लीडर, इंजीनियर रशीद को आप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन उसने आपको 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। वो अवामी नुमाइंदा, अवाम का चहीता हीरो है। इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता कि वो उसके साथ जाएंगे। उन्हें जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 2 लाख वोटों से आपको हराया गया है, और ये सही नहीं लगती है आपकी जुबान से बातें। 2,68,000 वोटों से जीत गए थे इंजीनियर राशिद उमर अब्दुल्ला से। देखिए मैम इन्होंने 2-3 बातें कही कि उमर अब्दुल्ला जी इस वक्त जो हारने की वजह से उनकी स्टेटमेंट जो ऐसी आ रही हैं, तो मैं ये जरूर कह दूं कि उमर अब्दुल्ला जी वाहिद एक ऐसे इंसान नहीं है जो इलेक्शनों में हारे हैं। इस देश के बहुत सारे नेता जिन्होंने 20-20, 30-30 साल या 50-50 साल राज किया, उनकी पार्टी के भी प्रतिनिधि जो हारते हैं। हार जीत एक अलग मुद्दा है। मैं इस वक्त समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो 10 सालों में हमने खोया है, हमने उस चीज के ऊपर जो जंग लड़ रहे हैं, इस चीज को पूरा डाइवर्ट करने के लिए इस वक्त जो इंजीनियर रशीद साहब जो आए ये हमने खोया, ये हमने सब कुछ दफा 370 35A हमने खोया 1975 में, जब इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर की जगह उसने कंप्रोमाइज किया चीफ मिनिस्टर रहने को। ये हमने उस वक्त से इरोजन दफा 370 का हुआ है, आज से 40-50 साल पहले से। ठीक है, दफा 370 को खत्म करने में इश्ताक कादरी जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि किसी समय पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले आज अचानक से देशभक्त किस तरह से हो गए। एक वीडियो, ये सवाल है, वीडियो मुझे दिखाइए। नहीं, उसका जवाब भी मैं अभी लूंगी सुखविंदर जी से। इसका जवाब दीजिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बार दिखाएं कि इंजीनियर रशीद ने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का ना, ये सब इंजीनियर रशीद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों की तरह नहीं है जो वक्त पर बयानात बदल रहे। इंजीनियर रशीद सबसे बड़ा देशभक्त है। मसरत आलम की पैरवी करने वाले इंजीनियर राशिद किसके आज अचानक देश के गुणगान गाना शुरू हो जाते हैं। मसरत आलम की बात कर रही हूं मैं। मसरत आलम यहाँ का शहरी है ना, मसरत आलम यहाँ का शहरी नहीं है। सुखविंदर जी, मसरत आलम शहरी है यहाँ का, हिंदुस्तान का शहरी। सुखविंदर जी बताइए जरा कि मसरत आलम कौन है और उसके बाद नारेबाजी की गई थी कि नहीं की गई थी।
यही चीज आप ये कभी सच नहीं बोलेंगे। इनके पास बेसिकली अल्फाज नहीं है। मसरत आलम जो है उसने एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए थे। आज इंजीनियर रशीद उसके फेवर में स्टेटमेंट देने वाले उस वक्त थे। उसका अगर उसने लगाए हैं 2016 में जो कार्रवाई हुई, इंजीनियर रशीद ने कभी नहीं लगाया। इंजीनियर रशीद सबसे बड़ा देशभक्त है। इंजीनियर रशीद फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला से भी सबसे बड़ा देशभक्त है। जवाब दीजिए सुखविंदर जी। वो तो कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से बड़े देशभक्त है इंजीनियर राशिद। हाँ देखिए मैम, इन्होंने 2 दिन पहले मेरे साथ ये कहा था कि इंजीनियर राशिद और हमारे मोदी साहब का कैरेक्टर दोनों का सेम ही है। देखिए इस चीज से ये पता चलता है कि इनकी बयानबाजी में कितना घपला है। फिर गलत बयानी, फिर गलत बयान। मैंने कहा मोदी जी जैसा मेरे पास अभी भी आपके बयान है। इश्तियाक कादरी जी, मोदी जी, इश्तियाक कादरी जी देशभक्त मोदी जी की तरह है, देशभक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरह है। कौन? यस, इंजीनियर रशीद मोदी जी की तरह देशभक्त है। मोदी जी से सुखविंदर जी जवाब दीजिएगा। मैम यही चीज आज तो डिबेट के अंदर सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बयानबाजी जिस तरह से होती है उस पर चर्चा हो रही है। देश में रहने वाला हर कोई देशभक्त है और वो एक बड़ा दावा करता है। हम वो चीज दूर कर रहे हैं। एक बात बताएं, अगर सच्चाई में हमारे नहीं, बयानबाजी को लेकर बात हो रही है ना इश्तियाक जी, कि पहले इस तरह से बयानबाजी और आज अचानक से इस तरह से बयानबाजी। लोकसभा चुनावों में कहा गया कि अचानक से ही पोस्टर लग जाते थे, पता ही नहीं है कौन लगवा जाता था, कौन छपवा देता था। ये कौन पोस्टर, कौन से पोस्टर? लोकसभा चुनावों में जो बैनर पोस्टर्स लगाए जा रहे थे, क्या उसमें क्या लिखा था? अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से क्या लिखा था उसमें? अरे भाई, जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो उस पोस्टर पर क्या लिखते हैं? अपना चुनाव चिन्ह लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हमने कहा हमारा नारा। अबरार कह रहे थे कि पता ही नहीं है कि कौन चिपका कर चला जाता है। जितने नहीं, कोई ताकत नहीं लगाती थी, अवाम खुद लगा। अवाम, इंजीनियर रशीद अवाम का चहेता हीरो है। सुखविंदर जी, इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर के अवाम का हीरो है, जम्मू कश्मीर के अवाम का हीरो है। देखिए मैम, ये जम्मू कश्मीर का पहला इलेक्शन नहीं है, ये इनको भी पता है और सभी को पता है। आज से मैंने पहले जैसे कहा 47 से लेकर आज 2014 तक जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहे थे, ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों करवा रही है यहाँ इलेक्शन। तो ये चीज इनको ये समझनी पड़ेगी। अगर देशभक्ति की बात की जाए, इंजीनियर रशीद का अगर एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, जिन्होंने सारी उम्र, उनके शेख अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने सारी उम्र जो जम्मू कश्मीर की जंग लड़ी है, जम्मू कश्मीर की बात की है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात की है, तो आज अगर ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात अगर खराब है, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, लेकिन इंजीनियर राशिद तो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला तय करें कि मैं बीजेपी के साथ हूं। नहीं, सुखविंदर जी एक मिनट, कादरी जी एक सेकंड। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं इंजीनियर राशिद को लेकर, तो इंजीनियर राशिद कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला तय करें कि मैं बीजेपी के साथ हूं, इस्लामिक हूं या फिर कट्टरपंथी हूं। और जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि पीछे से ही बातचीत चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये किस तरह की बातचीत होती है आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। देखिए मैं, सुखविंदर जी, बीजेपी भी, जैसे बीजेपी इस देश की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक देश की पार्टी है। आपने आज तक ये देखा होगा कि हमारे बहुत सारे प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। हाँ, पूरी कीजिए बात आप। हेलो जी सुखविंदर जी। मैम देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जो प्रचार कर रहे हैं वो ऐसे प्रूफ कर रहे हैं कि 370 जब जम्मू कश्मीर में था तो जम्मू कश्मीर एक अलग देश था, उन्होंने सत्ता में आए, उन्होंने तोड़ा और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। ऐसा नहीं है। ये 47 से लेकर महाराजा हरि सिंह से जब उन्होंने नेहरू के साथ अकॉर्ड किया तो हमारा जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का एक हिस्सा बना। तो देखिए अब इस वक्त जो सियासत है, जम्मू कश्मीर की सियासत कहीं ना कहीं इस वक्त जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इन दिनों में बनी हैं। देखिए, मैं इंजीनियर रशीद साहब से हमें कोई जैसे पहले कहा कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को खतरा कोई कुछ नहीं है। आदर्श जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूं सीधा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह से
उमर अब्दुल्ला की भी बात को आपने सुना। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और उनकी मदद करने वाले लोगों को यहाँ पर शिकस्त देनी है, 8 अक्टूबर को ये शिकस्त दी जाएगी। लेकिन उस बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे वो आज अचानक से देशभक्त किस तरह से हो गए। आशा जी नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। इस वक्त बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे जम्मू कश्मीर की राजनीति पहुंच गई है। कश्मीर बेस्ड जितनी भी पार्टी थी वो हमेशा जम्मू का नजारा देखती थी, क्योंकि लड़ाई जम्मू में होती थी, वो आपस से मिलजुल कर काम चला लेते थे। इस बार इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद जो युद्ध क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु है वो कश्मीर बन गया और जम्मू में बड़ी आराम के साथ जो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस उन्हीं के चक्कर में फंस गई और बीजेपी जिस तरह से लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, और उनके बीच में ऐसा दरार डाल दिया इन्होंने कि वो चुप करके एक तरफ बैठ गए और लड़ाई इनकी देख रहे हैं। इंजीनियर रशीद आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, उनकी जमानत हुई है, इंटीरियम जमानत है, उनको वापस तो नहीं भेज दिया, उनके ऊपर आरोप खत्म तो नहीं हो गए हैं, सभी कभी पड़े हुए हैं। लेकिन इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस खलबली जरूर मच गई है कश्मीर के अंदर और एक दूसरे के राज बाहर निकालने में पूरी तरह से कोशिशें हो रही हैं कि कब किसने क्या किया, कब किसने दिल्ली के साथ बातचीत की। 10 सेकंड मुझे दीजिए, मैं पूरा कर लूं। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को बड़ी मार्जिन से हराया था, वो एक डर बैठ गया बारामूला से उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां से ज्यादा सीटें जीते और हमारे लिए मुश्किल पैदा करे, क्योंकि सरकार बनाने में लगे हुए थे। ये चाहे देख रहे थे, ये बिल्कुल दावा कर रहे थे। लेकिन हालात जो है आने वाले दिनों में जिस तरह से कश्मीर के अंदर बदल रहे हैं, उसका सारा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और ये इस बात को समझकर भी अनजान बने हुए हैं, अनजान बने, ये नहीं समझते नहीं है, समझ नहीं है, समझकर अनजान बने हुए हैं। जरूर आ गया कश्मीर घाटी के अंदर जब से इंजीनियर राशिद पहुंचे। देखिए मैम, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ा अच्छा कहा, आपको समझाया कि इस वक्त जो केंद्र बिंदु जो है वो कश्मीर बन चुका है। मगर मैं इनको एक दो बातें जरूर कहूंगा कि बीजेपी बेसिकली इस वक्त बीजेपी को पता है कि कश्मीर में हमारा खाता खुलने वाला नहीं है। ये वरिष्ठ पत्रकार ये भी जानते हैं कि कश्मीर में बीजेपी की जमीन कोई नहीं है। जम्मू में भी बहुत सारे प्रदर्शन जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं इस वक्त तक। इसीलिए डॉक्टर साहब मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। मैंने इसलिए कहा कि सियासत और जंग में सब कुछ जायज है। अगर कश्मीर में उनका नहीं है तो जम्मू में उनका जो पोजीशन थी वहां पे जिनको कांग्रेस का जो डर था, डर खत्म हो गया उनको अगर जम्मू में डर है तो अपने बागियों का हरा गया है। वहां पे अपने बागियों के साथ वो निपटना जानते हैं। कश्मीर में उलझा के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप लोगों को उलझा दिया है इंजीनियर राशिद ने। मैं यही बात मैं आपको कहने वाला था कि ठीक है, कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि एक तरफा है या दो तरफा है। मैं आपको ये कह रहा था कि जम्मू कश्मीर की अगर सियासत को आप देखें, जम्मू वर्सेस कश्मीर बन रहा है, नो डाउट। मगर बीजेपी की अगर जमीन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू में भी प्रॉब्लम आ रही है बीजेपी को। रही बात हमारे जो कादरी साहब, मैं इनसे जरूर एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, आप इलेक्शन इस वक्त जम्मू कश्मीर का नहीं लड़ रहे, देश के संविधान को सामने रख के लड़ रहे हैं। मैं आपसे एक जरूर पूछूंगा, कल इंजीनियर साहब हमारे जो रैली कर रहे हैं, क्या वो भारत माता की जय बोल पाएंगे कश्मीर में? कादरी जी जवाब दीजिए। भारत माता की जय की जाएगी वहां पर? नहीं, मगर अगर मैं आपको बताऊं, फारूक अब्दुल्ला यहाँ दे सकता नारा, हम दे सकते हैं, वो नहीं दे सकता है। कल नारा दिया जाएगा, नहीं दे सकती है। कादरी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस दे दे, मैं साथ आऊंगा, आपके साथ। कादरी जी, इतनी सी बात को इतना लंबा कर दिया। हम भारत माता की जय ही नहीं, हम कहते हैं हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। तो फिर भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? कादरी जी, देखिए मैं आपको एक चीज में कादरी साहब से जरूर पूछना चाहूंगा। कादरी साहब, बताओ। हमारा इलेक्शन कोई भी होता है, हम संविधान को सामने रख के एक इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। आज पहली बार नहीं हमने लड़ रहा, 47 से मैंने पहले कहा, 47 से लेकर आज तक हम देश के संविधान को सामने रख के इलेक्शन लड़ते हैं। आप आदर्श जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी हमेशा से आपने सुना है
जब कश्मीर में होते हैं तो कश्मीर की भाषा बोलते हैं, जब जम्मू में होते हैं तो जम्मू की भाषा बोलते हैं, जब दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली की भाषा बोलते हैं। लेकिन इंजीनियर राशिद की अगर हम बात करें, अब आकर बात टिक जाती है कि कल के रैली में क्या भारत माता की जय का नारा लगेगा। तो दोनों ही प्रवक्ताओं की तरफ से, सुखविंदर जी आप इतना खुश मत होइए, आपकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। आदर्श जी नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी इतिहाद, पूछना चाहता हूँ जितनी भी रीजनल पार्टी कश्मीर की है। आदर्श जी काजी जी मैं आ रही हूँ ना आपके पास, आपको सवाल पूछा गया था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आपने मोड़ दिया। किसका कौन सा कि रैली में कल नारा लगेगा कि नहीं लगेगा भारत माता की जय, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा अराग जो है अलाप रहे हैं इंजीनियर राशिद, तो कल तो नारा लगना चाहिए, अभी तक लगना चाहिए था। वो तो बात कीजिएगा। सबसे पहले ये बात कर, मैंने उमर अब्दुल्ला को सुना, मैंने फारूक अब्दुल्ला को सुना, मैंने शेख अब्दुल्ला को सुना, मैंने उनको भी कवर किया हुआ है। लेकिन आज जो फारूक अब्दुल्ला ने जो भाषण दिया, हमारी बेटियां बहनें उठा ली जाएंगी, ये हमारी समझ के बाहर है। इंजीनियर रशीद के आने के बाद क्या बेटी और बहनें कैसे उठा ली जाएंगी? बड़ी अजीब सी बात, बड़े अजीब से शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। भारत माता की जय माता दी, वो सब कुछ फारूक अब्दुल्ला बोल लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। वो जब जम्मू में आएंगे चुनरी बांध के रात बाजार पे फिरेंगे, वो बोल लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सुखविंदर जी जवाब दीजिए, इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ गई कि माँ और बहन का शब्द इस्तेमाल करना पड़ गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को? ऐसे शब्द इसलिए इंजीनियर रशीद जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी को, हमने पहले भी कहा था, इंजीनियर रशीद के साथ समझौता करना सुसाइडर होगा भारतीय जनता पार्टी के। बीफ पार्टी करने वालों के साथ समझौता करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। असेंबली के अंदर मारते रहे इनको, काले कपड़े पहन के बगावत करते रहे, रोज नारेबाजी करते रहे। एमएलए हाउस के अंदर बीफ पार्टी, जनता पार्टी सुखविंदर जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को 370 पर जवाब देश में देना है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए सुखविंदर जी। मैं आ रही हूँ कादरी जी आपके पास भी। देखिए मैम, फारूक अब्दुल्ला की अगर बात की जाए, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है तो वो स्टेटमेंट ऐसे, उनका एक भी वर्ड जो है वो विदाउट रियलिटी नहीं होता। ये वरिष्ठ पत्रकार भी जानते हैं, हमारे बहुत सारे नेता वो कह रहे हैं कि हमारी माँ और बहनों को बेचने का यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी चल रही है। ये कौन सा शब्द रहता है और ये कौन सी वाली भाषा है? देखिए मैम, बहुत सारा इन 10-15 सालों में जो जम्मू कश्मीर में आप देखिए बहुत बड़े बड़े रैकेट्स जो हैं वो खासतौर पे कश्मीर में चलाए गए थे। मैं कुछ बातें मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, मेरी भी कुछ कादरी जी। सुखविंदर जी आपने सुना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था? आपने उस बाइट को सुना है? आपने उस बयान को सुना है सुखविंदर जी? नहीं सुना है। कादरी जी इस वक्त जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर की, कादरी जी आज भारत माता की याद आ रही है, आज देश की याद आ रही है, क्योंकि आज वोट बैंक बटोरना है। कादरी जी कश्मीर का आपने बना दिया वहां पे, और कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनावों में तो सेंटिमेंट्स का वोट था। नहीं गलत था, वो सेंटिमेंट्स का वोट नहीं था। फिर किसका वोट था? वो था त्योहार का बदला वोट से, त्योहार का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से, हमने जेल का बदला वोट से, त्योहार का बदला वोट से। आदर्श जी क्या लगता है इस बार सेंटिमेंट्स की राजनीति चल पाएगी? और जिस तरह से कादरी जी भी बात कर रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं था, सेंटिमेंटल किसने कहा? कानून अपना रास्ता लेगा, अभी उनको रिहा नहीं किया गया। लेकिन इंजीनियर रशीद को एक नाम, वो जमानत पे इंजीनियर रशीद को एक नाम बहुत बहुत धन्यवाद कादरी जी जुड़ने के लिए। सुखविंदर जी आपका भी धन्यवाद, आदर्श जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जानकार ये कह रहे हैं कि वोट से कोई भी नहीं बाहर आता है जेल से, अदालत के जरिए ही आप बाहर आते हैं जेल से, और यही बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी दिया गया है। लेकिन अब देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि जब 8 अक्टूबर को यहाँ पर नतीजे सामने आते हैं, इंजीनियर राशिद कितना खेल बिगाड़ते हैं, कितना बनाते हैं, ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी। आप देखते रहिएगा।